नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथ सैयद सज्जादुल हसनैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जहाँ तक आज की खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि दोनों तेलुगु रियासतों यानी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। तूफ़ानी बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। खासतौर पर हैदराबाद और मज़ाफ़ती इलाकों में आपने देखा कि किस तरह रात देर गए से लेकर आज दोपहर तक भी बारिश का सिलसिला जारी रहा और महकमे मौसमियात ने वाज़ेह कर दिया है, पेशकयासी की है कि आइंदा 2-4 दिन यानी 15 अगस्त तक इस बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। ऐसे में आपको बता दूं कि जो एडवाइजरी कल जारी की गई थी उसमें ये कहा गया था कि जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं या गैर ज़रूरी तौर पर अपने घर से निकलते हैं, उन्हें गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से नहीं निकलना चाहिए, बल्कि जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं वो अपने घरों में रहकर वर्क फ्रॉम होम करें ताकि ट्रैफिक में खलल पैदा ना हो। इसी के अलावा आपको बता दूं कि जहां तक हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का सवाल है, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तमाम सरकारी मुलाजिमीन की रुखसतें मनसूख करने का हुक्म दिया था। और इसके अलावा खास तौर पर आपको बता दूं कि महकमे आबपाशी यानी इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ साथ TGSPDCL ने भी अपने अहदेदारों को यानी पूरा हफ्ता चौकस रहने, अलर्ट रहने का हुक्म दिया है या हिदायतें जारी की हैं। तो बहरहाल तमाम अजला हेडक्वार्टर्स पर तमाम अहदेदार चौकस हैं और किसी भी नागहानी आफत से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और आवाम की मदद के लिए मुख्तलिफ इक़दाम भी किए जा रहे हैं। जहाँ तक आंध्र प्रदेश का सवाल है, आंध्र प्रदेश से जो खबरें यहाँ तक आ रही है उसमें बताया गया है कि 2 अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए हैं। और जहाँ तक हैदराबाद का सवाल है तो आपको बता दूँ कि जो नशीबी इलाके हैं वहाँ पानी जब जमा होता है तो लोग परेशान हो जाते हैं। इसी परेशानी का सिलसिला भी जारी है। तो बहरहाल आप देखेंगे कि इरिगेशन जो प्रोजेक्ट्स है, रिजर्वायर्स है, कैनाल्स है और टैंक वगैरह, उस पर ख़ास तौर पर नज़र रखी गई है, क्योंकि जो बारिश होती है वो इनको तबाह व बर्बाद कर सकती है और इससे आम लोगों की ज़िंदगी पर असर पड़ सकता है। हुकूमत भी यानी परेशान हो जाती है। अब नागार्जुना सागर की बात करते हैं तो वहाँ से खबरें आ रही है कि नागार्जुना सागर पूरी तरह यानी फुल हो गया है, मुकम्मिल हो गया है पानी से। और ये जो हमारे नाला में तब्दील कर दिया गया है मूसा नदी को, मूसा नदी तो अब मूसा नदी नहीं रही बल्कि नाले में तब्दील कर दिया गया है। आप चादर घाट से देखेंगे कि किस तरह गैर कानूनी मजहबी ढांचे तामीर कर लिए गए हैं विक्ट्री प्लेग्राउंड के पास। लेकिन हाँ, ना हमारी हुकूमत को कोई फिक्र है, ना मजलिस बल्दिया हैदराबाद को कोई फिक्र है, ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट को फिक्र है, ना इरिगेशन डिपार्टमेंट को कोई फिक्र है। इवन RTC वाले भी नजरअंदाज कर रहे हैं कि वहां पर किस तरह मजहबी ढांचे, गैर कानूनी मजहबी ढांचे लगातार एक कतार तैयार कर ली गई है और ये लोग ख्वाब गफलत में सो रहे हैं और कोई इकदाम नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता दूं कि मूसा नदी जो नदी हुआ करती थी वो उन मजहबी ढांचों की वजह से अब वो नाली में तब्दील हो गई है और ऐसी नाली जहां से बस एक गंदा पानी यानी बहा जाता है, बहाया जाता है। तो बहरहाल आप अंदाजा कीजिए कि किस तरह मूसा नदी को एक नाले में तब्दील कर दिया गया और उस नाले में भी बताता हूं मैं, नाले के अंदरूनी यानी मूसा नाला, अब मूसा नदी नहीं रही है, मूसा नाले के अंदर 170 से लेकर आप सज्जाद साहब सिर्फ चादर घाट से लेंगे आप तो और मुस्लिम जंग पुल तक जाएंगे, 70-80 गैर कानूनी मजहबी ढांचे वहां पर तामीर कर लिए गए अंदर। अरे ये क्या हो रहा है भाई? क्या हुकूमत क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, इरिगेशन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? क्या इनको ख्याल नहीं आता कि ये इस तरह के जो हरकतें हो रही है, एक तो ट्रैफिक का खलल, दूसरा यानी नक्शे अमन का खदशा भी पैदा हो जाता है। तो बहरहाल नाज़रीन, जहां तक बारिश का सवाल है, अब मूसा नदी में भी पानी यानी मूसा नाले में भी पानी बह रहा है और वो भी गंडीपेट की वजह से यानी इस्माइल सागर और उस्मान सागर की वजह से। तो बहरहाल वहाँ के जैसा कि नागार्जुना सागर की बात की है वो उसके बारे में भी आपको बताया है। तो हम चलते हैं सज्जाद साहब से, पूछते हैं कि सज्जाद साहब, हुकूमत ने, महकमे तालीम ने बच्चों के लिए यानी स्कूली बच्चों के लिए हाफ डे तातील का ऐलान किया है। ये तातील क्या देने की जरूरत ही क्या थी? अब अंदाजा कीजिए कि आज बारिश हो गई, हाफ डे तातील दे रहे हैं आप, क्या है उसका मतलब क्या है? जी बिल्कुल, देखिए यकीनन ये अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया हुकूमत ने। देखिए अगर बारिश हो रही है, आपको लगता है कि बाहर जो है सड़कें तालाब में जो है बदल गई हैं और उस पानी की निकासी के लिए जा बजा गटर खोल दिए जाते हैं। सबसे बड़ा ख़तरा बच्चों के लिए ये होता है कि महल्ले के लोग पानी की निकासी के लिए गटर खोल देते हैं, तो जा बजा गटर खुले होंगे, पानी जो है बह रहा होगा और जो है पोल्स में ख़ास तौर पे बारिश के मौसम में जो बिजली के खंभे हैं उसमें करंट जो है दौड़ने लगता है और फिर बहुत रिस्की होता है बारिश में जाना। और फिर हुकूमत खुद कह रही है
महकमा मौसमियात ख़ुद कह रहा है कि एहतियात करो, घर से बाहर ना निकलो, घर में ही जो है क़याम करो, क्योंकि जो है बारिश बहुत येलो अलर्ट है, तूफ़ानी बारिश है और जो है हालात ख़राब हैं। जब महकमा मौसमियात ये कह रहा है कि येलो अलर्ट है, बारिश बहुत तूफ़ानी होगी और लोगों को घर में रहना चाहिए, एडवाइज़री ये जारी की जा रही है कि जो आईटी कंपनियां हैं उनको कि आप वर्क फ्रॉम होम को यकीनी बनाएं। तो जब ये सब कुछ हो रहा है तो फिर बच्चों को हाफ डे के नाम पे घरों से क्यों निकाला गया? पहली बात तो ये कि हाफ डे के नाम पे घरों से निकाला गया। दूसरी बात ये कि हाफ डे की वजह से पूरा जो शेड्यूल होता है बच्चों का वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑटो में जाते हैं, तो जब हाफ डे आए तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको लेने के लिए उनको पेरेंट्स को जो है स्कूल के पास जाना पड़ा। बहुत ही अफरा तफरी के मनाजिर आज देखने में आए और लोग जो है बड़ी शिकायत कर रहे थे हुकूमत से कि हुकूमत ने ये हाफ डे का क्या कॉन्सेप्ट निकाला है। जब बारिश है आपको छुट्टी देना है तो पूरे दिन की छुट्टी दे दीजिए आप, तो पूरे दिन का स्कूल रखिए या फिर पूरे दिन का स्कूल रखिए। हाफ डे का जो है काम करके हुकूमत ने पूरे जो है निज़ाम को डिस्टर्ब कर दिया है हैदराबाद के। और लोग जो है बहुत ही मुख्तलिफ़ स्कूलों पे अभी जो है ख़बरें आ रही हैं कि वहाँ पे लोग जो है बहुत अफरा तफरी के हालत में खड़े नज़र आए। एक जानिब तूफ़ानी बारिश है, दूसरी जानिब जो है लोगों को ये रूटीन से डिस्टर्ब जो है काम करना पड़ा है। तो बहरहाल ये एक जो है फ़ैसला हुकूमत को समझ-बूझ के साथ लेना चाहिए। देखिए चाहे वो रेवंत रेड्डी की हुकूमत हो, चाहे केसीआर की हुकूमत हो, आपने गलत किया है तो गलत किया है। केसीआर ने जब गलत किया था तो हमने केसीआर के ख़िलाफ़ पूरी तहरीक चलाई थी। अगर आज रेवंत रेड्डी जो है यहाँ एक इक़्तिदार में आके अगर इस तरह से गलत फ़ैसले करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है इस पर भी जो है तनक़ीद करने का पूरा हक़ हमें हासिल रहेगा, आवाम को भी हासिल रहेगा। और आज हम देख रहे हैं स्कूलों के पास जाइए, आप देखिए कह रहे हैं कि ये क्या जो है बेवकूफ़ी है कि आपने हाफ डे की छुट्टी दी थी, या तो आप फुल डे देना था या नहीं देना था। ऐसा लगता है मुझे चीफ मिनिस्टर को गलत मशवरे दिए जा रहे हैं ताकि चीफ मिनिस्टर को बदनाम किया जाए, हुकूमत को बदनाम किया जाए। और अब आप देखेंगे कि कई बच्चों ने यह कहा है कि केसीआर के दौरे हुकूमत में जब भी बारिश की पेशकश की जाती तो स्कूलों को तातील दी जाती थी। तो बहरहाल नाज़रीन, हैदराबाद के जो हालात हैं आप अच्छी तरह जानते हैं, सड़कों का क्या हाल है और सड़कों का क्यों ऐसा हाल होता है ये आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार हैं ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल ये कहा जाए तो बेहतर होगा कि जब अपने वोट का इस्तेमाल करें तो ये देखें कि आपका जो नुमाइंदा असेंबली में जाएगा या कानून साज कौंसिल में जाएगा या फिर आप देखेंगे कि बल्दिया में जाएगा, वो क्या आपकी बेहतर तौर पर नुमाइंदगी कर सकेगा, ये देखने वाली बात है। तो बहरहाल एक और खबर की जानिब चलते हैं। ये खबर बता दूं हैदराबाद और अमेरिका दोनों से ताल्लुक़ रखती है और वो इसलिए कि शिकागो में जहाँ पर हैदराबादियों की और तेलंगाना के लोगों की काफ़ी अक्सरियत है, तो वहाँ पर एक 23 साला हैदराबादी तालिबा का एक सड़क हादसे में डेथ हो गई है, उसकी मौत हो गई है। ये तालिबा है 23 साला श्रीजा वर्मा और रहने वाली है, आपको बता दूं कि बालाजी नगर गंडी में सम्मा की। तो वहाँ पर श्रीनू राव है, उनके वालिद, उनकी बेटी है ये। तो बहरहाल पीर की रात ये वाक़या पेश आया शिकागो में और वो अपने क़यामगाह से निकलकर रात में डिनर के लिए एक करीबी रेस्टोरेंट जा रही थी कि ट्रक ने उसे तेज़ रफ्तार ट्रक था वो आया और उसको पीछे से टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो लड़की वहीं पर यानी मुकाम हादसे पर ही फौत हो गई। ये बहुत दर्दनाक मैं समझता हूँ कि वाक़या है माँ बाप के लिए, पेरेंट्स के लिए और उसके अरकान ख़ानदान के लिए, भाई बहनों के लिए। और ये भी कहा जा रहा है कि उसके पेरेंट्स तेलुगु एसोसिएशन ऑफ अमेरिका जो है उससे राब्ते में हैं और उसकी जो डेड बॉडी है वो हैदराबाद लाने की कोशिशें की जा रही है। सजा साहब देखिए ये यकीनन एक दर्दनाक खबर है कि गरीबुल वतनी है, माँ बाप से दूर हैं, बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं और जो है वहाँ पे अगर इस तरह का हादसा हो जाता है, अचानक मौत हो जाती है नौजवान बच्चों की, तो यकीनन ये किसी जो है क़यामत से कम नहीं होता माँ बाप के लिए, फैमिली के लिए, घर के लिए। तो ये क़यामत सोरा है। यकीनन देखिए रियासती सरकार की भी अब जिम्मेदारी है कि वो इस सिचुएशन को देखे और वो जो भी जो है मतलब कानूनी जो काम होगा वहाँ से डेड बॉडी को लाने के लिए और जो भी जो है मदद होगी तो हुकूमत को इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है।
बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं और उस खबर का ताल्लुक़ फ़लस्तीन से है, प्रियंका गांधी से है, गांधी ख़ानदान से है। लेकिन आपको बता दूं कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत किस कदर कमज़ोर हो गई है, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसराइली सफ़ीर प्रियंका गांधी को या प्रियंका गांधी के बारे में गलत अल्फाज का इस्तेमाल करता है, गलत लबो लहजे का इस्तेमाल करता है। मैं बात कर रहा हूँ इसराइली वज़ीर रेविन आज़र की। उसने प्रियंका गांधी को ये कहा है कि आप की जो फरेब देने की आदत है वो शर्मनाक है, इस तरह की बात उसने कही है। तो अब इसका मतलब ये हुआ है कि मोदी हुकूमत का कंट्रोल सिफारत खानों पर भी नहीं रहा है और जो भी सफीर चाहे किसी भी कुछ भी कह सकता है। हो सकता है आज प्रियंका गांधी को इसने ये बात कही, कल मोदी को भी निशाना बना सकता है, लेकिन इसे हक किससे दिया कि वो प्रियंका गांधी को इस तरह की बात करे। आपको ये भी बता दूं कि प्रियंका गांधी ने इसराइल के हाथों फलस्तीनियों के कत्लेआम, उनकी नस्ली ततहीर, उनकी आप देखेंगे कि किस अंदाज में उन्हें कत्ल किया जा रहा है, उस पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए इसराइल को कातिल करार दिया था और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत की खामोशी को शर्मनाक खामोशी से ताबीर किया था। अब जयराम रमेश ने भी कहा कि मोदी हुकूमत ने मसले फ़लस्तीन पर और इसराइल की बर्बरियत पर, इसराइल के जुल्म और जबर पर और फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर अखलाकी बुज़दिली का मुज़ाहरा किया है और उनकी ये बुज़दिली शर्मनाक है। तो बहरहाल हम बात कर रहे हैं इसराइली सफ़ीर की कि इसराइली सफ़ीर की ये हिम्मत हो गई कि वो अब प्रियंका गांधी को, जो हिंदुस्तान की सबसे कदीम पार्टी कांग्रेस से ताल्लुक़ रखती हैं और गांधी खानदान से उनका ताल्लुक़ है और इस मुल्क के लिए गांधी खानदान ने कुर्बानियाँ दी हैं, तो बहरहाल आपको बताने का मकसद यही है कि अब क्या इसराइल का सफ़ीर भी हमें ये सिखाएगा कि हमें क्या बोलना चाहिए, कैसा लबो लहजा इस्तेमाल करना चाहिए। तो बहरहाल उसने कहा कि शर्मनाक है आपका धोखा, यानी अब किस बात की धोखे की बात कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इसराइली सफ़ीर ही नहीं बल्कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को भी शर्म से चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि वो 60,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों का कातिल है और इस तरह, और उसमें बच्चे जो हैं सज्जा साहब 18,400 से ज़ायद बच्चे हैं, जो बच्चों का कातिल होता है क्या वो मुजरिम नहीं होता? मैं तो बताता हूं कि वो आलमी मुजरिम होता है, उसे घिसेट कर लेकर आलमी अदालत में ले जाना चाहिए, उसे गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि आलमी अदालत ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने या कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसके खिलाफ भी वारंट गिरफ्तारी जारी किया है। ये एक मुजरिम है नेतन्याहू और उसके खिलाफ वारंट जारी हो चुका है। उसके बावजूद भी इसराइली जो सफीर हिंदुस्तान में है वो प्रियंका गांधी के खिलाफ बकवास करता है। ऐसे में कांग्रेस और शिवसेना ने उसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। मैं समझता हूं कि उसे मुल्क बदर करना चाहिए, लात मार कर मुल्क से निकाल देना चाहिए। देखिए ये कितनी दर्दनाक बात है। अरे बच्चे मर रहे हैं और आप जी, कितनी शर्मनाक बात है कि जो है मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी, जो सांसद भी हैं, जो एमपी हैं, वो जो है हुकूमत को शर्म दिला रही हैं कि वहाँ पे बच्चे मर रहे हैं और हुकूमत खामोश तमाशाई बैठी हुई है। जबकि हमारी पॉलिसी आज़ादी के बाद से लेकर आज तक फ़लस्तीन की रियासत की जो है जो हिमायत की पॉलिसी हमारी रही है, फ़लस्तीन की आज़ादी की हमारी पॉलिसी रही है। तो आज तो जो है इसराइल ने बर्बरियत की इंतहा कर दी, आज तो इसराइल ने जुल्म की इंतहा कर दी। आज इसराइल ने जिस सफाकी का मुजाहरा किया है उसकी जो है मिसालें नहीं मिलती। माजी में मासूम बच्चों पे गोलियां चलाई जा रही हैं, सर में गोली मार रहा है साहब, सीने में गोली मार रहा है, खवातीन को गोलियां मारी जा रही हैं, मिसाइल दागे जा रहे हैं, अस्पतालों पे, स्कूलों पे मिसाइल दागे जा रहे हैं। 60,000 से ज़ायद लोगों को शहीद किया गया है, एक पूरे शहर को उसने खंडर बना दिया। और उसके बाद जब उसके इस जुल्म और बर्बरियत पे जो है हुकूमत खामोश रहती है तो हुकूमत को तवज्जो दिलाना ही अपोजिशन की जिम्मेदारी है। और उन्होंने, प्रियंका गांधी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और उन्होंने हुकूमत से जो है, हुकूमत को जो है हिलाया है, उन्होंने हुकूमत की जो है ज़मीर को झिझोड़ने का उन्होंने काम किया है। और ये उनका और हुकूमत का मामला है, बीच में सफ़ीर क्यों जो है आ कूदा। ऐसे यकीनन देखिए क्या हमारे मुल्क की हालत हो गई है, हमारी ख़ारिजा पॉलिसी कितनी जो है मतलब है कि कितने नाजुक दौर से गुजर रही है कि कोई भी कुछ भी बोल के चले जाता है। बिल्कुल, सफ़ीर भी अगर जो है हुकूमत के मामलात में दखल देने लगे तो ये कितनी बुरी बात है। उसे तो लात मार कर निकालना चाहिए सजा साहब। बिल्कुल, यकीनन देखिए जिस तरह का कमेंट उसने किया है, ये पूरे जो है पूरी पार्लियामेंट पे जो है हमला है। सिर्फ एक जो है पार्टी की लीडर पे नहीं है, बल्कि ये तो पूरी पार्लियामेंट पे हमला है, इस मुल्क की ख़वातीन पे हमला है।
पार्लियामेंट के अरकान की बेइज्जती उसने की है। आपको याद होगा इससे पहले जो है पार्लियामेंट के एक रुकन की जो आप देखते हैं अखिलेश यादव की अहलिया हैं डिम्पल यादव, उनके बारे में एक मौलवी ने कुछ कह दिया था तो पार्लियामेंट की ख़वातीन, बीजेपी की ख़वातीन जो है एहतजाज करने के लिए सड़क पे आ गई थी। तो ये तो बहुत रकीक हमला किया है सिफारतकार ने ये इजराइल के। जी आजम खान देखिए, कुर्सी सदारत पे खातून फायज थी बीजेपी लीडर, और उनकी जो चेहरा था, उनके बारे में जो उनका हुस्न था, उसके बारे में तारीफ कर दी तो आप उनको पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया था। मुझे याद है उस वक्त जो है, उस वक्त के वजीर कानून जो थे वो आग बगोला रविशंकर प्रसाद एकदम जो है उठ के खड़े हो गए थे वो कि खातून की बेइज्जती हो रही है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, की तारीफ कर रहे थे। बिल्कुल। तो अब ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, और मोदी हुकूमत का कोई भी जो रुकन जो है इस पे बात करने को तैयार नहीं है। और यकीन मानिए प्रियंका गांधी को नहीं कहा है शर्मनाक है आपका धोखा, उसने नरेंद्र मोदी को कहा है, ऐसा लगता है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन उसने नरेंद्र मोदी को कहा है, हिंदुस्तानी पार्लियामेंट को कहा है उसने, बिल्कुल पार्लियामेंट को कहा है। आप कब तक किस किस से जो है आप जो है सरेंडर करते रहेंगे, सवाल ये है। चीन यहाँ पे जो है दरअंदाजी कर रहा है, आपको जो है बोलने की जरूरत नहीं होती। ट्रम्प जो है दिन दहाड़े जो है आपके ताल्लुक से किस तरह के रिमार्क कर रहा है, इस मुल्क पे रिमार्क कर रहा है। वो बोल रहा है इंडिया पे तो जुर्माना आयद करना पड़ेगा, और आपकी हमीयत कहाँ चली जाती है पता नहीं है। इजराइल के जो है इतने मज़ालिम पे आप खामोश हैं, तमाशाई बने हुए हैं। तो यकीनन देखिए, जब आप यूक्रेन पे बोलते हैं तो फिर आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप जो है फ़लस्तीन पे भी बोलें। यूक्रेन में उतना जुल्म नहीं हुआ जितना फ़लस्तीन में किया गया है इन 2 सालों में। तो ये तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप जो है फ़लस्तीन पे बोलें, और जो है फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म पे जो है आप आवाज़ उठाएं। ये तो हमारे मुल्क की ख़ारिजा पॉलिसी भी है, और हमें फ़ख्र होना चाहिए इस पर। बिल्कुल फ़ख्र होना चाहिए, और ये एक अखलाकी ज़िम्मेदारी भी है मौजूदा सरकार की। अरे नहीं, आप इंसान है या हैवान है ये सोचना चाहिए, पहले अपने आप को ये देख लेना चाहिए कि इंसान है या हैवान है, इंसानियत की तायद कर रहे हैं या दरिंदगी की तायद कर रहे हैं, ये देखना चाहिए। अरे भाई कोई मामूली बात नहीं है, 18,430 बच्चों को इसराइल ने कत्ल किया है, ये कातिल है, और उस कातिल के खिलाफ आवाज अगर कोई उठाता है तो इसराइली जो सफीर है वो कहता है कि शर्मनाक है आपका धोखा, धोखेबाज तो तुम हो जो दुनिया को धोखा दे रहे हो, धोखेबाज तो तुम हो, तुम्हारे यानी आप देखेंगे कि तुम्हारी हुकूमत हो और तुम्हारी हुकूमत के जो पॉलिसीज है वो धोखेबाजी पर मबनी है। और हद तो यह है कि मक्कारी की हद देखिए आप कि 18,430 बच्चों को तुमने शहीद कर दिया, उनके सरों में गोलियां मारी, उनके सीनों में गोलियां मारी, उनको बमों से उड़ा दिया, उनके चीथड़े उड़ा दिए, और तुम्हें शर्म नहीं आती। और तुम कहते हो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जब तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाते हो तो तुम उसे धोखेबाज कहते हो। शर्म तो आनी चाहिए। धोखेबाज कौन है ये खुद अपने आप में टटोलो तो तुम्हें पता चलेगा कि धोखेबाज कौन है। और अहम बात सज्जाद साहब आपको बता दूं कि ये भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, भूखे बच्चों को मार रहा है। हद तो यह है कि सहाफियों को नहीं बख्श रहा है, यहां तक कि गजा को उसने कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अक़वाम मुत्तहिदा कहता है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि वहां आज भी 11,000 फलस्तीनी बेकसूर मासूम फलस्तीनी मलबे तले दबे हुए हैं। उनकी लाशें तो नहीं कर सकते क्योंकि शहीद जिंदा होते हैं। और शहादत का जो शौक है, यकीन मानिए इसराइल तबाही और बर्बादी की राह पर आएगा तो इसी शौक शहादत और जज्बे शहादत की वजह से आएगा, मैं समझता हूं। यकीनन देखिए जिस तरह से अब दुनिया में अब क्या हो रहा है, उन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी, और जुल्म के बाद भी जो है उनके चेहरे पे ज़रा सी भी जो है एक एहसास नदामत नहीं है, बल्कि उल्टा वो कहते हैं कि हम पूरे गजा को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। सज्जाद साहब अभी खबर आई है कि अब जो ताज़ा हमले हुए उसमें तकरीबन 89 जो फलस्तीनी है वो शहीद हुए हैं, जिसमें 31 फलस्तीनी ऐसे जो भूख की वजह से मर गए, यानी जज्बे यानी जाम शहादत नोश किया है। 500 फलस्तीनी जख्मी हुए हैं। इससे बढ़ के और शर्म की बात क्या है, हर रोज तुम 28 बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, 28 बच्चों को औसतन टारगेट करके बच्चों को शहीद करता है। ये तो बच्चों का कातिल है ये सफाक हुक्मरान। और उस पर अगर कोई बोलता है तो फिर आपके आँख क्यों लग जाती है। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया ने जो है बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है कि हम फ़लस्तीन की रियासत की हिमायत करेंगे, और फ्रांस ने ऐलान कर दिया है कि हम फ़लस्तीन की रियासत की हिमायत करेंगे, जर्मनी ने ऐलान कर दिया है कि हम फ़लस्तीन की रियासत की हिमायत करेंगे। इतना जुल्म हुआ कि सारे जो है जो इंसानियत के हुकूक़ की अलमबरदारी का दावा करते हैं
वो सारे के सारे मुल्क जो है दहल के रह गए हैं। और सज्जद साहब आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी को इसने तनकीद का निशाना बनाया, हो सकता है कल दूसरे लीडर्स को भी तनकीद का निशाना बना सकता है। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सिफारती आदाब होते हैं, सिफारती एथिक्स होते हैं, डिप्लोमेटिक एथिक्स होते हैं, उसके खिलाफ ये जा रहा है। ये हमारे मुल्क का अंदरूनी मामला है, हम जिसे चाहे तनकीद का निशाना बना सकते हैं। अगर कातिल को कातिल नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे, ये बताइए, सारी दुनिया ये बता सकती है। अब न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म हैं क्रिस्टोफर फ्रैक्सन, उनके बारे में आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि गजा में इस्राएली मजालिम पर ऐसा लगता है कि नेतन्याहू हद से तजावुज कर गए हैं और उस रास्ता भटक गए हैं। ये हमले नाकाबिल कबूल है, शर्मनाक है। तो क्या हिम्मत है इसराइल की कि न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाए? बिल्कुल, देखिए ये तो सबकी जो है ये एक मानो में ये है कि सबका ज़मीर है, जिसका ज़मीर है वो बोलेगा, जिसका ज़मीर नहीं है वो जो है इस तरह से आंखें फेर के जो है बैठेगा। यही हमारे वज़ीर आज़म कर रहे हैं कि फ़लस्तीन से आंखें फेर के आप बैठे हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि अपोजिशन में जो लोग हैं वो आपकी हमीयत को ललकार रहे हैं, आपकी जो है इज़्ज़त को ललकार रहे हैं, और वो ये याद दिला रहे हैं आपको कि हमारा मुल्क जो है फ़लस्तीन के साथ खड़ा है, हमारा मुल्क हमेशा से जो है मज़लूमों के साथ खड़ा रहा है। हमारे मुल्क ने हर ज़माने में जो है मज़लूमों की हिमायत में आवाज़ उठाई है, ये याद दिलाने की कोशिश की जा रही है। हाँ। तो अब ये याद दिलाने की वज़ीर आज़म को कोशिश की जाती है, और दूसरी जानिब से एक सिफारतकार जो है हमारे ही मुल्क में तैनात सिफारतकार अगर इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करता है, तो ये न सिर्फ जो है अपोजिशन की हद तक है बल्कि पूरे मुल्क की हद तक है। बिल्कुल आपने सही कहा है। वैसे मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म क्रिस्टोफर लक्सन का सवाल है, तो उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि इसराइल ने इमदाद, ख़ासतौर पर उन्होंने कहा है कि इमदाद की जो कमी है, यानी इमदाद पहुंचाने से रोक रहा है इसराइल, वो इसके अलावा ज़बरदस्ती फ़लस्तीनियों को बेदखल कर रहा है और फ़लस्तीन पर पूरी तरह गज़ा पर कंट्रोल हासिल करने का ऐलान कर रहा है। तो ये इंतहाई शर्मनाक बात है, उन्होंने कहा है। और आपको यही बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बरतानिया, फ्रांस ने पहले ही कहा कि वो सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के इजलास में फ़लस्तीन को अलहदा रियासत तस्लीम कर लेंगे। और अब ये इशारे मिल रहे हैं कि न्यूजीलैंड भी इसकी राह पर चलने वाला है। हम सलाम करते हैं इंसाफ पसंद अवाम को, और ख़ास तौर पर फ़लस्तीनियों के कातिल इसराइल की मजम्मत करने वालों को सलाम करते हैं कि वो तमाम यानी जो या नताइज बरामद होंगे उससे कता नज़र वो इसराइल की मजम्मत कर रहे हैं। और हमारी हुकूमत है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कि खामोशी से यानी मुँह अपना मुँह बंद रखे हुए हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि मैडोना जो पॉप सिंगर है, उसने पोप से ये अपील की है कि वो फ़लस्तीन का दौरा करे ताकि वहाँ पर अमन की रोशनी फैल सके। उन्होंने इसराइल की मजम्मत भी की है। तो आप अंदाज़ा कीजिए, खुद यहूदी मजम्मत कर रहे हैं सज्जाद साहब। अरे क्या आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 60,000 शहीद नहीं हुए बल्कि 2 लाख से ज़ायद शहीद हुए हैं, उसमें ख़वातीन की और बच्चों की अक्सरियत है। और अंदाज़ा लगाइए कि जो फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, जो शोहदा है, उनके खबरों पर भी बमबारी कर रहा है, उन लाशों के चीथड़े उड़ा रहा है इसराइल। और याद रखिए, वो दुनिया का वाहिद खित्ता बन गया है जहां पर शहीद दोबारा शहीद हो रहे हैं। यकीनन देखिए, बहुत ही दर्दनाक सूरत हाल है, बहुत ही बुरे हालात हैं। पानी बंद कर दिया गया है, खाना बंद कर दिया गया है, उनको मारा जा रहा है, उनको शहीद किया जा रहा है, मुसलसल उन पे जुल्म हो रहा है, उनके घर छीन लिए गए, उनकी छतें छीन ली गई, उनके रोज़गार छीन लिए गए, उन्हें समंदर के करीब आने की इजाज़त नहीं है। जबकि गज़ा पट्टी जो है वो समंदर से लगी हुई पट्टी है, लेकिन उन्हें भूखा मारा जा रहा है, उनको पानी बंद कर दिया गया है, और वो भूख के मारे बेहाल होकर समंदर की तरफ जाते हैं कि कुछ मछली ही पकड़ ली जाए। तो उनको समंदर के करीब आने नहीं दिया जाता, बल्कि उन पर गोलियां चलाई जाती हैं। इतना जुल्म हो रहा है इन निहत्ते मासूम फ़लस्तीनियों पे। उनका कसूर क्या है? उनका कसूर ये है कि उन्होंने इज़राइल को आज से 70 साल पहले वहाँ पे, जब वो जर्मनी के हिटलर ने उनका कत्लेआम करके उनको वहाँ से निकाला था, तो उनको इन्होंने पनाह दी, यही कसूर है। वो भूखे प्यासे वहाँ से आए थे, आज वही जो भूखे प्यासे आए थे जिनको पनाह दी गई थी, आज वही जो है इन पे जुल्म कर रहे हैं और उनको भूखा प्यासा रखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, दर्दनाक खबर ये भी आई थी, आज की दर्दनाक खबर ये भी है कि बच्चे वहाँ एक इमदादी कैंप से जो है खाना लेने के लिए कतार में खड़े थे कि अचानक भगदड़ मच जाती है, और जो है वो जो गरम खाना बच्चों पे गिर जाता है। आप अंदाज़ा लगाइए, आज की ही ताज़ा खबर ये भी है
कि भूख की वजह से 12 बच्चों की मौत हुई। 31 हो गए साहब अब। बिल्कुल टोटल 31 हो गए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि आज 12 बच्चों की भूख की वजह से मौत हो जाती है, तो इससे बड़ा दर्दनाक जो है सूरत हाल क्या है आखिर। और सज्जा साहब, जिस तरह आपने जी कहा है कि जिन बेसहारा समझकर जिन्हें पनाह दी गई उन्हें ही तुमने धोखा दिया है, तो तुम फरेब क्यों, यानी शर्मनाक जी फरेब का ताना क्यों देते हो प्रियंका गांधी को? जी पहले तो बिल्कुल, खुद तुम धोखेबाज हो। तुम तो बहरहाल धोखेबाज नाज़रीन, हो। एक और खबर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक है जया बहादुरी और कंगना रनावत। कंगना रनावत का क्या हाल है आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल अब कंगना रनावत और जया बच्चन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, चाहे वो एक्टिंग का मामला हो या फिर इंसानियत का मामला हो या फिर आप देखेंगे कि मकबूलियत का मामला हो या फैमिली बैकग्राउंड का मामला हो। तो बहरहाल कंगना रनावत जो बीजेपी की रुकने पार्लियामेंट है, वो जया बच्चन को बिगड़ी हुई है और शर्मिंदगी की अलामत कहती है। हद तो ये है कि उसने ये भी कहा है कि जया बच्चन की बकवास लोग इसलिए बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि वो अमिताभ बच्चन की बीवी है। इसके अलावा उसने कहा कि समाजवादी पार्टी की जो टोपी है वो ऐसा लगता है मूर्ख की कलगी है, और जया बच्चन को उसने लड़ाकू मूर्ख कहा है या मुर्गी कहा है। तो आप अंदाजा लगिए किस तरह के सतही इल्ज़ामात या सतही बातें कंगना रनावत कर रही है, उसी तरह जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खिताब करते हैं। और वज़ीर आज़म की तकरीर को लोग कहते हैं क्या ज़बरदस्त मुखर्रिर है। मेरे सामने तो, मेरे ख्याल में तो वो मुखर्रिर नहीं है, बल्कि सतही ख्यालात का इजहार करने वाला शख्स है। बिल्कुल, देखिए इंतहाई सतही उनकी तकरीर होती है, कोई बेस नहीं होता उनके बातों का। बहरहाल जो है जिस तरीके से यहाँ प्रोपेगेंडे की बुनियाद पे मीडिया को कंट्रोल करके और जो है अब तो आईनी इदारों को भी कंट्रोल किया जा रहा है, तो एक कितनी जो है अलमनाक बात है। कंगना रनावत का क्या हाल है देखिए आप। बिल्कुल, देखिए कंगना रनावत जो है, तो ऐसे हालात में अगर कंगना रनावत जो है ये मतलब है कि जया बहादुरी पे जो है तंज करती हैं या उन पे कमेंट करती हैं, तो कंगना रनावत को आदत से हो गई है झूठ बोलने की। जैसे कि सबसे बड़ा झूठ तो उनका ये है, बल्कि इसको हम अलमिया ही कहेंगे, हमारी सियासत का या फिर बॉलीवुड के उन लोगों का जो सियासत में आ जाते हैं, गलती से सियासत में आ जाते हैं, उनका अलमिया ही कहेंगे कि उन्होंने कह दिया कि जो है 2014 के बाद जो है हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। बहरहाल नाज़रीन, हम आपसे एक सवाल करेंगे। हिंदुस्तान की जो आज़ादी का दिन है यानी 15 अगस्त, और 15 अगस्त को हम तमाम हिंदुस्तानी बिला लिहाज मज़हब मिलत अपने मुल्क की आज़ादी का जश्न मनाते हैं, बड़े जोश व खरोश के साथ मनाते हैं, बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों की गुलामी से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। लेकिन हम साहब आपसे ये सवाल करते हैं कि 15 अगस्त और गोश्त में क्या ताल्लुक़ है, 15 अगस्त और गोश्त खाने में क्या ताल्लुक़ है, ये सवाल आपसे करते हैं। क्योंकि सारे मुल्क के बल्दियात को ये हुक्म दे दिया गया है, बल्दियात की जानिब से ये हुक्म दे दिया गया है कि 15 अगस्त को गोश्त की दुकानें, चाहे वो बड़े गोश्त की दुकान हो या छोटे गोश्त की दुकानें हो, बंद रखी जाए। और ये सवाल अब सारे लोग कर रहे हैं। खुद हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने भी इसकी माकूलियत पर सवाल उठाया है और कहा कि ये लिबर्टी, प्राइवेसी, लाइवलीहुड, कल्चर, न्यूट्रिशन और रिलीजन के खिलाफ है। तो बहरहाल आपको ये बता दूं, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता, आपको ये बताना ज़रूरी है कि इसके खिलाफ एक लॉ का स्टूडेंट है वेदा श्रीकांत, उसने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की, जिसके जवाब में, जिसकी समाअत करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस विजय सेन रेड्डी ने कहा, GHMC से वजाहत तलब की है। सज्जा साहब, अरे मैं समझता हूँ कि 15 अगस्त को अगर किसी चीज़ पर पाबंदी आयद करनी होती तो करना चाहते तो शराब पर पाबंदी आयद कीजिए, जिसके नतीजे में डोमेस्टिक वायलेंस में इजाफा हो रहा है, लोग बीवियों को मार रहे हैं, बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, बेटियों के सीने में गोलियां उतार रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपको बंद करना है तो शराब बंद कीजिए। आप जो है इस मुल्क में जो मनशियात की लत फैलती जा रही है, लानत फैलती जा रही है, उस पर पाबंदी लगाने के लिए काम कीजिए। ये जो आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं बिग बैंड के नाम पे, ये तो सीधे सीधे आपका नीयतों के जो है इजहार होता है। ये जिस तरीके से ख़ास तौर पे बीजेपी वाली रियासतों में बिग बैंड के जो है फैसले लिए जा रहे हैं, ये तो आपकी नीयत का जो है इजहार करते हैं कि आपकी नीयत क्या है। आपको जो है मतलब एक है, आप एक जमहूरी हुकूमत में जो है हैं, आप जमहूरियत की बुनियाद पे वोट लेकर आज जो है आप असम्बली में आए हैं या फिर पार्लियामेंट में आए हैं, लेकिन आपका जो रवैया है या फिर जो है अक़लियतों के तई आपकी जो ज़िम्मेदारी है, उससे जो आपका फ़रार है वो यकीनन जो है काबिल मज़म्मत है।
और हर तरीके से इस तरह के वाक़े की मजम्मत की जानी चाहिए। और इसी मज़म्मत के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी सज्जादुल हसनैन साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।